बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जनाब हम थैंक यू करते हैं आई कैप के प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, अनायतुल्लाह खान साहब जो डिप्टी डायरेक्टर नोट हैं उनका, और तमाम एंटायर टीम ऑफ आई कैप जो ये सेशन कंडक्ट करवा रही है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। दो क्यूआर कोड मौजूद है, एक ड्राइव का लिंक शो कर रहा है और एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर डिस्कशन रहा है। टिल एग्जामिनेशन डेट में इंशाल्लाह इस ग्रुप के अंदर जो भी क्वेरीज होंगी स्टूडेंट्स की वो आंसर करता रहेगा उनका। हमने ग्रिड देखा था, ग्रिड के अंदर हमने जो सी चीज़ें कवर कर ली थी वो थी हमारे पास IS-33 ये हमने कवर कर लिया था, हमने IS-8 को कवर कर लिया था, हमने एरर्स को, करेक्शन ऑफ एरर्स को कवर कर लिया। अब हमने इससे आगे बढ़ना था और इन तीनों को मर्ज कर कर विद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मर्ज कर कर और ये देखना था, इसको देखेंगे। फिर ESNPO को देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, रेशियोज देखेंगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को कंबाइन करते हैं विद IS-8। ज़रा सा फास्ट वे उसमें चलेंगे ताकि इसकी कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये हमारे पास फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, जिसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आ रहा हो इररिडीमेबल तो वो आएगा, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, और एक टोटल का कॉलम। जो सा भी ईयर एंड आपको गिवन किया होगा जिसका काम करना होगा, आप कोशिश करें अपने लेफ्ट पेज पे ये वाला क्वेश्चन शुरू करें, चेंजेस इन इक्विटी, और लेफ्ट पेज के ऊपर आखिरी लाइन के अंदर बैलेंस लिख दें। तकरीबन हाफ पेज ऊपर जाएं और बैलेंस उससे पिछले साल का लिख दें, और बिल्कुल टॉप के ऊपर बैलेंस लिख दें उससे पिछले साल। तो 3 साल के बैलेंसेस आएंगे। उसके बाद 2-3 लाइंस यहाँ पर खाली रखें फॉर इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ड्यू टू एरर। प्रायर ईयर्स एरर की करेक्शन का इफेक्ट हमें पिछले से पिछले साल की ओपनिंग में करना होता है। तो यहाँ की प्लेस आप खाली रखें, और फिर जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स इशू, बोनस इशू, उसको डील कर लें। आपका करेक्शन ऑफ एरर उसके अंदर मौजूद हो उसको इग्नोर करके साइड पर रखें। पहले पूरे का पूरा सवाल को क्या कर लें, बाकी के मार्क्स को डील कर ले, बाद में IS-8 को डील करें। रीजन, IS-8 ने 99.99% से इफेक्ट करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें हमारे पास मौजूद होगा, एरर को एंड पर डील करेंगे। एरर के जो 4-5 मार्क्स होंगे वो अलहदा से हो जाएंगे, बाकी इजी मार्क्स आपके पहले से सिक्योर हो चुके हैं। मीन्स आप अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो पासिंग मार्क्स पहले से ही अचीव कर सकते हैं मुश्किल एडजस्टमेंट को किए बगैर। दरमियान में आपको क्या करना है, एक काम करना है, जो प्रॉफिट बताना है उसके लिए आपने टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिखनी। उसकी अम्ब्रेला में एक प्रॉफिट आएगा और एक अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आएगा, एक ही लाइन आइटम के अंदर नहीं लिखी। मींस टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिख के कुछ लोग प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में लिख देते हैं, और
सरप्लस रिवेशन सरप्लस के कॉलम में लिख दो। ऐसा काम नहीं करना। जो फॉर्मेट हमें दिया गया है उसको फॉलो कर। फॉर्मेट में प्रॉफिट और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को लाइन आइटम में भी अलग से प्रेजेंटेशन करना जरूरी है। तो प्रॉफिट अलग लाइन आइटम में आएगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर वो अलग लाइन में है। एंड पर लाइन एक आधी खाली रखें जिसमें आप ट्रांसफर कर सके, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अंदर ट्रांसफर या ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविडेंड्स। डिविडेंड्स की कहानी ये होती है कि दो किस्म के डिविडेंड्स होते हैं, एक फाइनल और एक इंटरम। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम होते हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जर्नल एंट्री इसकी बेस के ऊपर नहीं होती। जर्नल एंट्री में कैश डिविडेंड है या बोनस डिविडेंड है, ये जर्नल एंट्री के हिसाब से ये वाली एंट्री। फाइनल डिविडेंड भी कैश या बोनस हो सकता है और इंटरम भी कैश या बोनस हो सकता है। होगा क्या, आपके 2 साल होंगे, एक आपका करंट ईयर, एक आपका लास्ट ईयर से। ये 2024 है, ये 2023। तो पहले नंबर पर यहां पर आएगा फाइनल डिविडेंड 2022 का। इसका इंटरम डिविडेंड यहां पर आ रहा होगा 2022, जो हमारे स्कोप से बाहर होगा। फाइन। फिर इंटरम डिविडेंड आएगा करंट ईयर का 23 का। 23 का फाइनल डिविडेंड उससे अगले साल में 24 में आएगा। और इंटरम डिविडेंड 24 का यहाँ पर आएगा और फाइनल डिविडेंड करंट ईयर का ये हमारे स्कोप से बाहर है। ये है तरतीब। राइट इश्यू कहीं पर भी फिट इन हो सकता है दरमियान, लेकिन फाइनल डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड की तरतीब यही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ईद में डिस्कशन करनी है और उसको देखना है हमने। जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं तकरीबन सारी इसके अंदर कवर हो जाएगी, एक ही क्वेश्चन के अंदर कवरेज हो जाएगी हमारी इंशाल्लाह। एक चीज, इक्विटी की नेचर क्रेडिट है, एक वाहिद अकाउंट डेबिट हो सकता है, वो है रिटेन्ड अर्निंग। वो ड्यू टू लॉसेस आ सकता है, वाहिद अकाउंट डेबिट, ये मैंने डेबिट लिखा हो, ब्रैकेट में लिख दिया हो। तो रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट 1 जुलाई 2017 है। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट आ रही है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा है 1200 का, शेयर प्रीमियम आ रहा है और राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2018। एक ये जस्ट डिटेल दी है 420। लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2013। द कॉस्ट ऑफ लैंड वाज 600 मिलियन। 1 जुलाई 2017 पर प्रोफेशनल वैल्यू ने वैल्यू किया। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की भी एडजस्टमेंट जो है इसको भी इग्नोर कर, इसे भी साइडलाइन कर दें, बाद में डील करें। हमेशा पेपर करने का तरीकाकार ये होता है कि जी आसान चीज पहले, मुश्किल चीज बाद में। सबसे पहले नंबर पर बनाएं फॉर्मेट जैसे मैंने डिस्कस किया, उसके बाद शेयर इशू को डील करें। बोनस इशू, राइट इशू, डिविडेंड, इनका कोई ताल्लुक नहीं है प्रॉफिट से, कोई ताल्लुक नहीं है इनका किसी और। फॉर्मेट में प्लेस होनी चाहिए। अब सरप्लस है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में लिखा जाना है या उसकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होनी है, बस। तो इस एडजस्टमेंट को क्या करें, इग्नोर करें और आगे इश्यूज को डील करें। राइट इशू हो, उनकी डेट्स को फाइंड आउट करें। एक तो आपने टाइमलाइन बना ली कि 2 साल हैं, 30 जून 2018 कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 30 जून 2017 उससे पिछला साल और उससे पिछला साल 30 जून 2016, ये हो सकता है। 17, 18, 19, अच्छा 18 और 19 करना, ओपनिंग ही दे दिया गया जी। 1 जुलाई 2017, 17, 18 और 19 करना। तो आपने क्या किया, ऐसे टाइमलाइन बनाई कि 30 जून 19 है, 30 जून 18 है, 30 जून 17 है। अब आपने थोड़ा सा टाइमलाइन के ऊपर हल्का सा डिजाइन करना है, कौन सी जगह पर क्या क्या कुछ आ रहा है।
30 जून 18 वाले साल में एक राइट इशू हुआ है। राइट इशू हुए हैं May 1 18 पर। May 1 18 कौन सी जगह पर आएगा? रफली यहाँ कहीं पे आएगा। 1 5 18 राइट इशू। आपने कहा अच्छा ये यहाँ पर। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 जून 18 और 19 का दे दिया है, कर लेंगे। यहां से डिफाइन करें कौन कौन से डिविडेंड्स हैं जो कि डील होने। 30 जून 17 का फाइनल डिविडेंड आएगा 18 में। जी फाइनल आएगा या आना। इंटरम 30 जून 17 का नहीं आना, इसको काट दें, ये हमारे से रिलेट नहीं कर। 30 जून 19 का फाइनल डिविडेंड नहीं आ रहा, इंटरम आना है, इसका मतलब है ये हमारे, ये बेकार, इनको काट। हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ हमारा ये क्या हो रहा है, इंटरम डिविडेंड जा रहा है। बस डिफाइन हो गया कहां पर क्या क्या कुछ है। चुप करके क्या करेंगे आप आएंगे फॉर्मेट बनाएंगे। 1 जुलाई 17 बैलेंस, फिर हाफ में 30 जून 18, फिर एंड पर 30 जून 19। एक दो लाइन ऊपर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिख देनी है, प्रॉफिट लिख देना है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ये फॉर्मेट में जस्ट लिख देनी, वैल्यूज नहीं पुट इन करनी, इनकी प्लेस बना देनी है। इन्होंने तो आना ही आना है ना एक हिसाब से, बाद में वैल्यूज आ गई, प्लेस बना दी। इसके बाद भी हमने ट्रांसफर वगैरह की, दो लाइन खाली रखी। अब हमने प्लेस करना है, पहले आएगा हमारे पास फाइनल डिविडेंड, लिख देंगे हम रफली फाइनल डिविडेंड 17। उसके बाद इंटरम डिविडेंड 18, और 18 में ही एंड पर जाकर राइट इशू हुआ जिसकी कुछ डिटेल यहां पर दी गई है। तो यहां पर उसके बाद आ जाएगा राइट इशू। या आपने प्लेस बनाई, अब आपने क्वेश्चन पढ़ना है और ओपनिंग लिख देनी। अगर आपको ओपनिंग मिलनी, आपने 1200 लिखा, 70 लिखा शेयर प्रीमियम में, रिटेन अर्निंग में 110 लिखा, इसका ओपनिंग अभी नहीं। तो ये तीन चीजों का आपने ओपनिंग लिखे, ये 1270 110, दैट्स ऑल। टोटल लगाने की जरूरत नहीं, कॉलम अक्सर टोटल का वैसे ही रिक्वायर नहीं हुआ। और अगर रिक्वायर्ड है भी, लिखा भी हुआ, फिर भी टोटल लगाने की जरूरत नहीं है। पहले सॉल्व करो, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। अगर टोटल की रिक्वायरमेंट है, आखिरी बिल्कुल एंड वाली लाइन का टोटल लगा दो। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको पता है कि टोटल का एक कॉलम होता है। पेपर मैनेज करना, कंप्लीटनेस पेपर की इंश्योर करना। टोटल के कॉलम के मार्क्स है ना, टोटल करने के मार्क्स कोई नहीं। हाँ जी, मीन्स कैलकुलेशन, कैलकुलेटर की कैलकुलेशन के कोई मार्क्स नहीं, एग्जामिनर को बताने के मार्क्स हैं कि आपको पता है अगर इसने रिक्वायर किया। सबसे पहला काम, अब आपने फाइनल डिविडेंड डिफाइन कर लिया, क्या है फाइनल डिविडेंड 17 का 11%। बोनस कैश, कैश एंटी सोचनी है क्या है, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। क्रेडिट नेचर में डेबिट आ जाए तो क्या होता है, लेस, मीन रिटेन अर्निंग डेबिट है, तो क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाएगा, लेस। तो आपने क्या करना है, 11% शेयर कैपिटल की परसेंटेज अप्लाई करनी है। जो आपका शेयर कैपिटल आ रहा था उस तारीख पर, जब बोनस इशू हुआ, राइट इशू हुआ, या फिर कैश डिविडेंड दिया गया। चुप करके इस 1200 का क्या कर दिया आपने, 11%, वैल्यू निकाल ली और लिख दी, रिटेन अर्निंग डेबिट का नहीं खत्म। उससे अगली चीज इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड 18 का, आप परसेंटेज पे गए, इंटरिम डिविडेंड 18 का ढूंढा आपने। 1 शेयर फॉर एवरी 6 हेल्ड, बोनस दिया गया, हर 6 के बदले 1। अब इसको करने का तरीकाकार बड़ा आसान सा, ये एक परसेंटेज है, हर 6 के बदले 1। चुप करके शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दो, कोई जरूरत नहीं नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए, इवन राइट इशू के लिए नहीं जरूरत होती। राइट इशू भी डायरेक्टली डील होता फेस के ऊपर, अभी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ये परसेंटेज है, शेयर कैपिटल 1200 था,
मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आए 1200 ज़रब 1/6। अब इसकी एंट्री बोनस इशू की, दो किस्म की एंट्रीज हैं, बोनस इशू एज डिविडेंड एंड नॉट एज डिविडेंड। एज डिविडेंड की एंट्री है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जो नॉट एज डिविडेंड है ये है एंट्री के आपने पहले शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज करना, शेयर प्रीमियम यूज फॉर नॉट एज डिविडेंड। पता कैसे चलेगा? क्या इस क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड की डिटेल दी हुई है? उसके अंदर लिखा हुआ है परसेंटेज, ये डिविडेंड की डिटेल है ना, कैश डिविडेंड बोनस डिविडेंड डिविडेंड की डिटेल है। इसका मतलब ये वाला बोनस इशू जो है ये क्या है? एज डिविडेंड है। लिहाजा आप इसकी एंट्री रिटेन अर्निंग के साथ ही करेंगे भले शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता। क्लियर? अनलेस एंड अनटिल कि एग्जामिनर खुद कुछ कहे कि मैंने पहले यूटिलाइजेशन क्या करना है, आपने रिटेन अर्निंग को यूज करना है अगर डिविडेंड के तौर पर। नॉट एज डिविडेंड की एग्जांपल है कि जी आपको कोई लिंक नहीं दिया हुआ, नंबर वन। एक एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से सोच लें कि आप बैंक के पास लोन लेने गए, उन्होंने कहा कि शेयर कैपिटल आपका इस इतने मिलियन होना चाहिए, से 1000 मिलियन होना चाहिए, आपका है 800 मिलियन। आपने कहा इक्विटी में मौजूद तो है, उन्होंने कहा नहीं, हमें शेयर कैपिटल में 1000 मिलियन चाहिए। बस प्रीमियम भी मौजूद है, हमारा सब कुछ मौजूद है, किस बात की टेंशन है? आप हमें लोन दें, इक्विटी तो है रहा है, नहीं हमें शेयर कैपिटल चाहिए। आप क्या करेंगे? शेयर प्रीमियम में से शिफ्ट कर देंगे किसके अंदर? शेयर कैपिटल। ये डिविडेंड नहीं है, ठीक? ये क्या है? नॉट एज डिविडेंड। तो ये एक मिसाल होगी नॉट एज डिविडेंड। 1 शेयर फॉर एवरी 6 हेल्ड, ये आपने किया, एंट्री डायरेक्टली होगी जो शेयर कैपिटल उस तारीख पर एग्जिस्ट करता है उससे मल्टीप्लाई करें 1/6, चुप करके वैल्यू आएगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग में लेस होगा क्योंकि डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल में ऐड होगा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। नेक्स्ट राइट इशू। राइट इशू के ऊपर उसने बोला कि राइट इशू के पैसे आए थे 420, 420 मिलियन आया था, और ये हमने 8.5 पर शेयर पर इशू किया है, यानी कि शेयर एट डिस्काउंट इशू किए गए। शेयर एट डिस्काउंट का रूल भी वही है जो नॉट एज डिविडेंड का। पहले शेयर प्रीमियम को यूज करो, बाद में किसको यूज करो? रिटेनिंग। लॉस वाले एरिया मींस कैश आना है, कैश तो 420 आया, शेयर कैपिटल फेस के ऊपर जाना है, फेस वैल्यू है 10 रुपए, हमने 1.5 रुपए कम के ऊपर इशू किया। अब यहां पर नंबर ऑफ शेयर ढूंढना मसला कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए। तो हम बड़े आराम से क्या करेंगे, हम जो पैसे आए हैं इस 420 को तकसीम कर देंगे 8.5 से, तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए। सादी सी कहानी होती है, क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू 420 दिया गया, रेट 8.5 पर शेयर दिया गया, तो नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। वेरी सिंपल, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू वैल्यू। डिवीजन में नहीं समझ लगती, ऐसे समझो। तो 420 तकसीम 8.5 करेंगे, एक नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी। तो कैश तो आया है 420, शेयर कैपिटल फेस के ऊपर आना है, कोई वैल्यू बताएगा मुझे? 420 तकसीम 8.5 कितने हो गए? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 49, 494 हो जाएगा। ऐसे ही है, शेयर कैपिटल 494 हो जाएगा।
जो डिफरेंस आएगा शेयर प्रीमियम में यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। 49.4 नंबर ऑफ शेयर आए, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 494 हो गया। ठीक हो गया। तो बाकी का जो डिफरेंस आएगा गालिबन 74 का आएगा, इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे शेयर प्रीमियम में। शेयर प्रीमियम इतना नहीं होगा तो फिर रिटेन। तो ये हमारी होगी कहानी मुकम्मल। आपने कहा 494 शेयर कैपिटल है, मेरे पास इस तारीख पर एग्जिस्ट करता था शेयर प्रीमियम कितना, 70 रुपए। वो एडजस्ट हुआ, वो खत्म हो गया। बाकी का 4 किस में चला जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में। क्लियर। तो दोनों तीनों कॉन्सेप्ट यहां पर फिट इन हो गए। फिर अगली लाइन के ऊपर आप आए कि जनाब ये भी हो गया, राइट इशू भी डील कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 566 एंड 800 चुप करके यहां पर लिख देना 566 एंड 800। फाइनल वैल्यू नहीं लिखनी। IS 8 हो तो भी डील हो जाएगा, ना हो तो भी बाद में डील हो जाएगा। मीन्स एक प्लेस आपने वहां पे लिख दिया इंफॉर्मेशन कि एडजस्टमेंट आएगी तो डील हो जाएगी, नहीं तो बाद में वैल्यू लिख देंगे। ये भी हो गई डील। अब आपने 2017 का फाइनल डिविडेंड भी डील कर दिया, 18 का इंटरम भी डील कर दिया, 18 का फाइनल अगले साल में जाके आना है। तो मसला कोई मसला नहीं, आगे चलेंगे, अगले साल पे मूव कर जाएंगे। पहले साल का सरप्लस की कहानी बाद में देखी जाएगी, उसकी स्पेसिस मौजूद है। पहले राइट इशू, बोनस इशू, इन सारी चीजों को डील कर दो। बाकी चीजें IS 8 की रह जाएगी, वो डील कर देना। सरप्लस आ जाएगा तो वो डील कर देना। क्लियर। मीन जिसके ऊपर टाइम ज्यादा लगना है उसे क्या करो, बाद में करो। पासिंग मार्क्स अचीव हो चुके हैं, टाइम खत्म हो जाएगा, अगले साल पे मूव कर सकते, या नहीं एडजस्टमेंट हो रही तो भी अगले साल पर डील जा सकते। फेलियर में होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करता है, स्टूडेंट करता है मुश्किल एडजस्टमेंट पहले से, या सवाल में एक मुश्किल एडजस्टमेंट पढ़ के जा रही है तो मुझे आती नहीं है, पता नहीं क्या होगा। जो सी चीज आती है वो तो कर लो। सबसे आसान चीज है चेंजेस इन इक्विटी का सवाल, सबसे आसान आ जाए तो मेरे हिसाब में तो मौजे हैं। और दरमियान में एक एडजस्टमेंट उसने दरमियान में फिट इन की होगी दिखाने के लिए एक मुश्किल। तो हम क्या करेंगे, हम मुश्किल को देखते रहेंगे और आसान चीजों को छोड़ देंगे। तो करनी पहले आसान चीजें हैं। कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक अभी तक आया, कोई लिंक आया नहीं। तो लिहाजा डील भी क्या करना है, बाद में करना है। लें जी, यहां पे लिखा हुआ था ऑथोराइज शेयर कैपिटल 2000 मिलियन ऑन 30/18। तो ऑथोराइज कैपिटल तो होता है मैक्सिमम लिमिट। क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट। इसका कोई ताल्लुक जनरल एंट्री के साथ नहीं, ना ही ये टी काउंट का कोई बैलेंस। नेक्स्ट ईयर में पहले नंबर पर आएगा फाइनल डिविडेंड, फिर आएगा इंटरम डिविडेंड, और एंड पर एक जून 19 में एक और एंट्री भी है, उसको डील करते हैं, वो भी शेयर इशू से रिलेटेड है। फाइनल डिविडेंड भी यहां पर हमारा टोटल हम इसको कर देंगे, इसको कर देंगे, बस रिटेन अर्निंग का टोटल भी लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट फाइनल डिविडेंड 10% कैश और 5% बोनस। अब यहां पर एट अ टाइम दो परसेंटेजेस आ रही हैं, कैश डिविडेंड एक बोनस, कौन सा पहले किया जाए, कोई टेंशन नहीं है, जो सा मर्जी पहले लिख दो। एक ही शेयर कैपिटल इस डेट से एक दिन पहले एक ही शेयर कैपिटल एग्जिस्ट करता, सेम परसेंटेज, सेम शेयर कैपिटल के ऊपर ही परसेंटेज अप्लाई होनी, अनलेस एंड अनटिल कि एग्जामिनर खुद बोले कि पहले क्या होना है, बोनस है, और जो बोनस हो जाएगा उसकी बेसिस के ऊपर कैश डिविडेंड देना, या पहले कैश देना है और बाद में बोनस देना, ताकि इफेक्ट ना आए। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कर रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो चुप करके एक ही शेयर कैपिटल आएगा, उससे एक दिन पहले
एक ही शेयर कैपिटल एग्जिस्ट करता है और डिविडेंड की जो सी मर्जी किस्म की परसेंटेज हो शेयर कैपिटल पे अप्लाई हो, चाहे बोनस हो चाहे कैश। कुछ भी सर कोई रुक जाए 2 मिनट। ओके ओके। तो ये हमारा बोनस की एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जो कैश डिविडेंड है उसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। क्लियर है बेटा? जी। नहीं होगा, यही तो कह रहा हूं। आप बेटा यहां पर चल रहे हो, एक तारीख आई, एक ही तारीख के ऊपर आपने दोनों चीजें अनाउंस की। इस तारीख पर क्या है शेयर कैपिटल, अनाउंसमेंट तो दोनों इकट्ठे हुई हैं। अगर एग्जामिनर कुछ बोलता है तो मुझे एग्जामिनर की बात माननी, वो मजबूरी है। हाँ, अगर वो कहे कि बोनस को यूटिलाइज करना है और फिर जो कैश डिविडेंड है वो इंक्लूडिंग बोनस के ऊपर जाना है, फिर चेंज हो जाए। फिर ये एग्जामिनर का मसला है कि वो एग्जामिनर आपको क्या करना चाह रहा है, शामिल करना। अदरवाइज दो परसेंटेजेस आई होंगी, एक ही डेट की परसेंटेजेस हैं, एक ही शेयर कैपिटल पे अप्लाई होंगी, क्योंकि एक तारीख देखनी है ना। असल में क्या होता है, असल में होता यह है कि एक तारीख आती है, वहां पर शेयर रजिस्टर को क्लोज किया जाता, मींस ट्रेडिंग को स्टॉप किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि पता चल सके किस किस पर्सन को हमने डिविडेंड देना है। अब वो जब स्टॉप होती है कहानी, तो अब डिफाइन हो गया कि ये बंदे हैं जिनको डिविडेंड दे। अब एक ही उस तारीख पर शेयर कैपिटल है। अब डिविडेंड चाहे कैश है चाहे बोनस है, एक ही शेयर कैपिटल की परसेंटेज पे अप्लाई है। डन। तो ये आपका शेयर कैपिटल की परसेंटेज दोनों क्या है, सेम के ऊपर अप्लाई हो रहा है, सेम डेट के ऊपर अनाउंसमेंट। बस आपने एंट्री के लिहाज से सोचना। ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट कहानी है एंड पर जून 19। जून 19 में इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 240 मिलियन वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 20 मिलियन शेयर। ये एक पास पेपर था ऑटम 2020 का, एडजस्टमेंट कैश फ्लो के अंदर टेस्टेड थी, क्योंकि एंट्री चूंकि शेयर कैपिटल के साथ रिलेट करती है और नॉन कैश एडजस्टमेंट है, तो मैंने यहां पर फिट इन कर दी हुई है ताकि क्या हो जाए, डील हो जी। कोई भी चीज, कोई भी एसेट आ रहा है उसको फेयर वैल्यू पर लिखा जाए, अनलेस एंड अनटिल कि आप कोई कैश पेमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज क्या है, आपको मुफ्त में मिल रहा है या आप अदर देन कैश बाय कर रहे हो, तो उसको फेयर वैल्यू पर लिखा जाए। यही रूल यहां पर भी है, यही ASNPO में भी यही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हम फेयर वैल्यू पर ही लिखते हैं, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो फिक्स एसेट्स। तो नॉन कैश में जब आप परचेजिंग कर रहे होंगे तो एसेट जो होगा वो किस पर लिखा जाएगा, फेयर वैल्यू पर लिखा जाएगा। तो उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है। हमारे पास कैश नहीं आया, हमारे पास PPE आ गया। PPE कितने वाला, 240 वाला। हमने शेयर कैपिटल इशू किया कितने मिलियन का, 20 मिलियन का। 20 मिलियन शेयर इशू किए, हर शेयर था 10 का, तो ये क्या हो गया, 200। अब बाकी 40 बच गए, कहां पर जाएगा, शेयर प्रीमियम में चला। क्लियर? तो ये कैश फ्लो के एक क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट थी जो मैंने यहां पर फिटिंग की। तो ये अब आपने प्लेस कर देना। PPE हमारे चेंजेस इन इक्विटी में नहीं है, शेयर कैपिटल भी है और शेयर प्रीमियम भी है। तो ये शेयर कैपिटल में 200 और शेयर प्रीमियम में 40 लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ। क्लियर हो गई कहानी? अब हम आए और हमने कहा सारा सवाल हो गया, क्यों हो गया। प्रॉफिट के अंदर कोई एडजस्टमेंट है, IS 8 की कोई एडजस्टमेंट है, वो डील कर लो। सरप्लस की कोई एडजस्टमेंट है, सरप्लस को डील कर। सरप्लस की एडजस्टमेंट थी कि 1 जुलाई 13 पर आपने एसेट लिया था
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड 600 मिलियन की थी, अब टोटल 2600 मिलियन की कॉस्ट है, इसमें 600 मिलियन की क्या है, लैंड। 1 जुलाई 17 हमारा साल जो, जहां से हमने काम आगाज किया, 1 जुलाई 17 से काम का आगाज किया, इस तारीख पर हमने इसको कर दिया रीवैल्यू 1840 मिलियन। बिल्डिंग को सिर्फ रीवैल्यू किया, कोई चेंज वैल्यू में नहीं है लैंड। एस्टिमेटेड लाइफ एट एक्विजिशन 20 साल थी, रिमेनिंग लाइफ हैज नॉट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ वैल्यू। उससे अगले साल जुलाई 1 18 पर भी हमने रिवैल्यू किया और उसको 1635 पर ले गए। अब इसकी एक आपने वर्किंग बनानी है, बहुत पुरानी डेट है, 1 जुलाई 13, तो इससे डायरेक्टली जंप करें 30 जून 17 पर, 30 जून 14, 30 जून 15, 30 जून 16, 30 जून 17, 4 साल की इकट्ठी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालें। कॉस्ट लिखें, यहाँ पे वर्किंग बनी है, कॉस्ट लिखें, लैंड को अलहदा कर दिया, बिल्डिंग को अलहदा कर दिया, 200 को तकसीम किया 20 से, मल्टीप्लाई बाय किया 4, क्या सही बना, 4 साल की डेप्रिसिएशन 400 आ गई, एसेट 1600 पे आ गया, इस 1600 को 800 1840 पर लेकर जाना, इसका मतलब आपका सरप्लस आ जाएगा 240। आपने बिल्डिंग के साथ ही कॉलम में क्या लिख दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम बनाया और वहां पे लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये जो सरप्लस में आई है, इसने जाना है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, और साल के शुरू में हुआ था, यहां पर हमने रिमेनिंग लाइफ निकाली, 20 में से 4 गुजर गए, बाकी रह गए 16। अगले साल डेप्रीसिएशन करेंगे, 1840 को तकसीम करेंगे 16 पे, 240 को भी तकसीम करेंगे 16 पर, ये 15 आ जाएगी, ये 115। अब ये वाली चीज, ये आपकी है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। अब आप वर्किंग बना रहे थे, आपका 1 साल मुकम्मल हो गया, चुप करके इन वैल्यूज को 240 को और 15 को उठाओ और जाओ जाके लिख दो 240 की एंट्री क्या होती है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के सामने जाके लिख दिया सरप्लस के साथ। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी पता चल गई हुई है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, अगली लाइन के अंदर ये भी लिखिए, वर्किंग को दरमियान में छोड़ा है, चेंजेस इन इक्विटी के फेस को मुकम्मल। फिर अगला साल 1725 235 आ गया, 235 नहीं 225 बनेगा शायद। अच्छा, फिर आपने इस वैल्यू को दोबारा से रिवैल्यू किया 1635, 1725 से किस पर गिराया, 1635 पर, ये डाउनवर्ड हो गया, वंस अगेन इस वैल्यू ने ओसीआई में जाना। जब भी एसेट रीवैल्यू होगा, चाहे वैल्यू अप जा रही हो चाहे वैल्यू डाउन जा रही हो, आपने क्या करना है, उसे अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रेजेंट करना होता है। और एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, रिमेनिंग लाइफ ऑब्वियसली निकालेंगे, और अब मुझे ये वाला कॉलम बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, आई नीड ओनली इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। तो 145 को मैंने तकसीम किया 15 से, वो मुझे 9 मिला, कहानी क्लोज हो। अब ये 90 और 9, ये मुझे प्रेजेंट करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस कम कर दिया, 9 से ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, और एंड पर ये 216, 216 नहीं, गलत लिखा गया, टाइपिंग एरर, ये मैच कर जाएगा, 225 में से 90 और 9 माइनस करके ये 136 के ऊपर, क्या 145 की जगह 135 आएगा, और 135 में से 9 मजीद निकाल निकाल देंगे तो 126 हो जाएगा, ऐसे है, ये टाइपिंग एरर हो गई है। और ये यहाँ पर 126 से मैच कर जाएगा आपका रिवैल्यूएशन, वर्किंग से मैच करेगा।
दिस इज हाउ यू विल मेक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ट्रस्ट, चाहे IS 8 आ रहा हो चाहे ना आ रहा। IS 8 आएगा तो भी आखिरी एडजस्टमेंट, इसके बाद वाली एडजस्टमेंट IS 8 की होगी। मीन सारा सवाल करने के बाद मुश्किल चीज को हमेशा क्या करो, एंड पे रखो। वैसे भी उसने प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी, बस और कुछ भी नहीं करना, या बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर इफेक्ट करना, उसके लिए भी स्पेस रखी हुई है। मीन्स टॉप पर आपने इस जगह पर क्या रखनी है, स्पेस रखनी है। अगर IS 8 का सवाल है तो 2 से 3 लाइन यहाँ पे खाली होनी चाहिए। इतनी प्लानिंग आप आराम से कर सकते हैं। लें जी, ये कहानी हो गई। तमाम की तमाम एंट्रीज डिस्कस करने लगा हूँ चेंजेस इन इक्विटी से, कोई लगभग 10 एंट्री। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, एट प्रीमियम बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। नेक्स्ट, इशू एट डिस्काउंट, बैंक डेबिट होगा कम से 8.5 से, शेयर कैपिटल आएगा 10 से, शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है ₹1 तो 0.5 बैलेंस आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। हाँ बेटा, डेप्रीसिएशन आएगी ऑब्वियसली, वो तो प्रॉफिट का हिस्सा बनना है ना। ये तो आपको एक डिटेल बताई हुई है, उसने एरर नहीं बोला हो कि एरर हो रहा है। उसने एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये एसेट लिया था, इसके ऊपर सरप्लस आया था, एडिशनल नहीं है। वो तो प्रॉफिट का ऑलरेडी पार्ट था। कहीं पर एरर की बात की होगी तो इसका मतलब है गलती हुई है। एरर की बात नहीं है तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन है आपको लिए कि ये एसेट लिया था, इसके ऊपर ये काम हुआ था, कहानी। अब प्रॉफिट में चेंज नहीं आनी उसके लिए। प्रॉफिट में चेंज तब आएगी जब बताया होगा कि ये ऐसे होना था और ऐसे हो गया है, मीन्स एरर का जिक्र होगा। अब जस्ट इंफॉर्मेशन थी, एसेट क्या हुआ है, रीवैल्यू हुआ। ठीक, तो अकाउंटेंट ने ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक एंट्रीज पास की होंगी और प्रॉफिट बनाया होगा। शेयर इशू कॉस्ट यहां पर नहीं आई है, इस क्वेश्चन में नहीं आई। क्या आई है? आई है शेयर इशू कॉस्ट, यहां कहीं पे लिखी हुई थी मैंने, शेयर इशू कॉस्ट। यस, शेयर इशू कॉस्ट। शेयर इशू कॉस्ट का तरीकाकार भी वही है जो पहले था। मींस जो डिस्काउंट का तरीकाकार है वही तरीकाकार यहाँ पे, जो नॉट एज डिविडेंड का। मींस शेयर प्रीमियम पहले यूटिलाइज करो, वो खत्म हो जाए तो किसको यूज करो, रिटर्न। तो शेयर इशू कॉस्ट यहां पर आई, तो हमने 20 मिलियन शेयर इशू किए, 20 मिलियन शेयर इंटू 0.3 पर शेयर, क्या वैल्यू बनी, 6 मिलियन। अब एक 6 मिलियन ने शेयर प्रीमियम को यूटिलाइज करना है, पहले शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट 6 मिलियन। तो ये शेयर प्रीमियम को पहले यूटिलाइज किया, शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट कर गया है 40 के साथ, इस 40 को एडजस्ट करते, लाजमी है इससे पुराना पड़ा हो, इसी ट्रांजैक्शन में भी आ सकता, और इसको प्रेजेंट करते हुए नेट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स 40 में से 6 को माइनस करके भी प्रेजेंट किया जा सकता है। बात क्लियर होगी? तो प्रेजेंटेशन दोनों अंदाज से हो सकती है, 40 को अलहदा और 6 को अलहदा कर दें शेयर इशू कॉस्ट को, या फिर 40 में से ही 6 को क्या कर दो, आउट कर दो। तो कितना आ जाएगा, 34। 34 के साथ भी प्रेजेंटेशन होगी। लेंगे शेयर इशू कॉस्ट, शेयर प्रीमियम पहले, रिटेन अर्निंग बाद में, और कैश क्रेडिट। रूल दोनों तीनों का एक, तो जिंदगी स्कूल में, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे नॉट एज डिविडेंड हो, चाहे शेयर इशू कॉस्ट हो, रूल है कि शेयर प्रीमियम पहले यूज होगा, रिटेन अर्निंग बाद में यूज होगी, अगर शेयर प्रीमियम खत्म हो गया। ये स्टडी टेक्स्ट में ये एक नोट दिया हुआ था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड डिस्काउंट है ऑन शेयर इशू आर नेवर डायरेक्टली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं होगा। यूजली शेयर प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड एंड द रिटेन्ड अर्निंग आर डेबिटेड ओनली इफ देयर इज अ नो बैलेंस
और नॉट एनफ बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक, अगर आपको थ्योरिकल डिस्कशन आ जाएगी तो ऐसे लिखो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट शेयर कैश डिविडेंड जब अप्रूव होता है तब की जाती है, और जब ये पे हो जाता है तो डिविडेंड पेबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट होगा। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा जब हम बोनस यूज करेंगे एज डिविडेंड, और जब नॉट एज डिविडेंड होगा तो वही वाला रूल, शेयर प्रीमियम पहले रिटेन्ड अर्निंग बाद में यूज होगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। In case of bonus issues made as dividend, retained earnings are debited. However, for bonus issue other than as dividend, it is common to utilize the balance of share premium account for। ठीक हो गया, जो कॉमन चीज है वो चीज हमने फॉलो करनी है, अनलेस एंड अनटिल के हमें एग्जामिनर कुछ और बोल ले। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, ये एक वाहिद ऐसी चीज है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की परसेंटेज होती है। बाकी सब परसेंटेजेस किस पर अप्लाई होती हैं? शेयर कैपिटल। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की भी यही एंट्री है, और अगर ऐसे डिस्पोज ऑफ हो जाए तो भी यही वाली एंट्री। इस सवाल में से जस्ट एक दो बातें। राइट इशू 20/18 पर शेयर का मतलब क्या है? फेस वैल्यू 10 थी, 10 शेयर कैपिटल और 8 शेयर प्रीमियम, डन। ये 20% लिखा हुआ, कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? शेयर कैपिटल इस तारीख पर था 900 मिलियन, क्या 990? 990 मिलियन। आप कैलकुलेशन करेंगे क्यों? है ना, राइट इशू की कैलकुलेशन करनी है आप। इस तारीख पर जब ये राइट इशू हुआ है, इस तारीख पर शेयर कैपिटल था 990 मिलियन। शेयर कैपिटल कितना था? 990 मिलियन। जी, चेंज ओवर बिफोर कर दे जो भी करना है। क्योंकि हर बंदे का अपना अपना तरीका कार होता है ना, हर बंदे ने अपने अपने अंदाज से सिखाया होता है। तो सम टाइम कोई टर्मिनोलॉजी किसी और टीचर की मुझे समझ शायद ना आए। 198 क्या आया? अच्छा, आप कह रहे हैं शेयर कैपिटल की वैल्यू आ रही है 198, और अच्छा, और शेयर प्रीमियम 158.4 माइट भी ठीक हो। कैसे कैलकुलेशन किए बेटा इसको? ठीक है, अब मैं एक शॉर्टकट सिखाने लगा हूं। जो शेयर कैपिटल आ रहा है, अगर परसेंटेज दी या चुप करके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। एक दो तरीके कार है, एक तरीका कार है 990 को मल्टीप्लाई करो 20% से, क्या वैल्यू आई? 198 ही आ गई। 198 आ गई। अब इसको क्या करो, शेयर प्रीमियम मालूम करने के लिए 198 को डिवाइड कर दो किससे? फेस वैल्यू से, और मल्टीप्लाई कर दो प्रीमियम। तो 198 से जब फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट होंगे, और 8 रुपए पर शेयर प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। और ये आप फेस के ऊपर ही कर लेंगे। चलो, ये वाले को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 जून के ऊपर ये इशू किया गया है।
A right issue of 148 shares already held at a premium of 11 पर शेयर। इस तारीख पर शेयर कैपिटल था 1366। इस तारीख पर शेयर कैपिटल था 1366 था शेयर कैपिटल इन रुपीस मिलियन। जी 170.75 ठीक हो गया। ये बहुत सिंपल सा कहानी। 1366 जो आपका शेयर कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई कर दें जो नए शेयर इशू हो रहे हैं डिवाइडेड बाय जो ओल्ड शेयर हैं जिनके अगेंस्ट एक शेयर इशू हो रहा है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी? शेयर कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी 170.75। गुड। और प्रीमियम कितना आएगा? हाँ यहाँ पर इशू आता है अक्सर स्टूडेंट्स को, अगर यहाँ पर 21 लिखा होता तो नहीं, अल्फाज यही हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ 21 पर शेयर लिखा होता तो फिर ये गिवन प्रीमियम ही होना था। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनर कमेंट में बात आई है वो इसको वैल्यू क्या ले लेते हैं, इन्हें टोटल वैल्यू ले लेते हैं जितने पे अचीव हुआ और फिर फेस वैल्यू माइनस करते हैं और फिर प्रीमियम मालूम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये 11 रुपए में 1 रुपया प्रीमियम नहीं है, 11 का 11 रुपए क्या है प्रीमियम। तो ठीक है जी। सेम सवाल था, कोई और नई चीज इसके अंदर नहीं थी, बस राइट इशू का शॉर्टकट वे आउट। यहाँ पे शेयर कैपिटल आ रहा है, जरब 1/8 करेंगे 171 आ गया। इस 171 को तकसीम किया 10 से मल्टीप्लाई बाय 11 किया 188 आ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वंस अगेन शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो बाकी इसके अंदर और कोई ऐसी नई चीज नहीं है। चेंजेस इन इक्विटी विद एरर अगर हम देखें तो ये एक सवाल रिसेंट टाइम्स में आया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी विद IS 8। तो IS 8 की एडजस्टमेंट को क्या करना है, बिल्कुल स्पून से साइड पे रखना, इजी वे आउट। और फिर एंड पर क्या करेंगे, बस उसको डील कर। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। यहां पर था जो रिक्वायरमेंट थी, फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 कंप्राइज्ड ऑफ 15% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस शेयर। फाइनल डिविडेंड के अंदर दो चीजें, साथ एग्जामिनर ने कहा कि बोनस इशू वाज मेड फ्रॉम द शेयर प्रीमियम। अब उसने बोला है कि शेयर प्रीमियम में से यूज करना, भले डिविडेंड है उसने बोल दिया शेयर प्रीमियम में से दिया गया तो शेयर प्रीमियम को यूज कर। अब अपनी साइंस नहीं लगाएंगे तो ये तो नॉट एज डिविडेंड है, नहीं है, ये तो एज डिविडेंड है तो हमने शेयर प्रीमियम यूज नहीं करना, ऐसा काम फिर नहीं कर। ऑप्शन है बोनस के ऊपर शेयर प्रीमियम यूज हो सकता है। तो अगर उसने मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमने यूज शेयर प्रीमियम करना है और डिविडेंड भी, तो वो कर सकता। लेकिन अगर कुछ ना लिखा होता तो फिर हमने क्या करना था, रिटेन्ड अर्निंग यूज। एंड शेयर्स आर इशूड इन अप्रैल आफ्टर शेयर्स आर इशूड इन अप्रैल आफ्टर पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड। अब इस टाइम का पता चल रहा कि पहले क्या चीज आनी है, कैश डिविडेंड, बाद में क्या आना है, बोनस। ठीक। अब एग्जामिनर ने गाइडेंस दे दी है तो गाइडेंस मानेंगे, ना दी होती तो अपनी मर्जी। लेकिन वंस अगेन शेयर कैपिटल क्या रखना था, सेम। ये उसने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सारी बात की है कि पहले कैश ले लोगे तो एंट्री हो जाएगी रिटेन अर्निंग डेबिट और बैंक या डिविडेंड पेबल क्रेडिट, इफेक्ट शेयर कैपिटल के ऊपर
पड़ेगा ही। और कंफ्यूजन बच्चों को जिनको होती भी है उनको भी कंफ्यूजन नहीं होगी। लें जी, ये एडजस्टमेंट थी गालबन जो तंग करने वाली थी। 1 जनवरी 20 पर बीएल हैज रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 600 मिलियन टू एक्वायर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हाउ द ग्रांट वाज ट्रीटेड एज इनकम ऑन रसीव। क्या ग्रांट रिलेटेड टू एसेट था जी? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को तो डेफर्ड ग्रांट के अंदर लेकर जाना है, फिर इसको अमोर्टाइज करना है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक। या फिर अगर रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो आपने अपोर्शन करना है जैसे आपकी डेप्रिसिएशन होगी उस लिहाज से। तो यहां पर गलती होगी, रिसीट बेसिस पर इनकम लिख दी, एरर हो गया। एरर को जब ठीक करोगे तो ठीक करते हुए ये देखना है कि जिस साल में गलती हुई है उस साल में ही अगर ठीक कर देते तो कैसे ठीक होती। तो एंट्री क्या बननी थी? 1,000 मिलियन का एसेट लिया था 1 जनवरी 20 पर। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट लाइफ ऑफ 8 years एंड रेजिडुअल वैल्यू 100 मिलियन। स्ट्रेट लाइन मेथड है, बड़ा सिंपल सी कहानी है। 1 जनवरी 20 आपका ईयर एंड कौन सा है? 31 दिसंबर 23। आप इसका मतलब है ऐसे साल बनाओगे। यह आपका आ गया 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 20। कब आ रहा है? 1 जनवरी 20। यहां पर गलती हुई होगी 1 जनवरी 20। कितने साल पहले? ये करंट ईयर, ये लास्ट ईयर, उससे पिछले 2 साल पहले। तो एंट्री बनाते हुए उस साल में ठीक कर देते तो इनकम को डेबिट कर देना था और डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट कर देना था। कितने थे? 600 से। अब ओवर द लाइफ इसको क्या करना है? अमोर्टाइज करना है 600 मिलियन को 8 साल के साथ। तो इसका मतलब है डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 600 तकसीम 8, क्या वैल्यू बनी वाला? 75। अब ये वाली एंट्री हर साल में आनी है। डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 75, डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 75 और डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट 75। ये जो दो एडजस्टमेंट हैं जो प्रॉफिट को एडजस्ट कर रही हैं, ग्रांट इनकम क्रेडिट और ये इनकम डेबिट, ये तीन का इफेक्ट आएगा बिल्कुल ओपनिंग पर, इफेक्ट ऑफ प्रायर ईयर्स एरर। और लास्ट ईयर का इफेक्ट लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बढ़ाएगा और करंट ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो भी 75 से बढ़ेगा इस एडजस्ट। तो तीन एडजस्टमेंट। इनकम डेबिट होने से रिटेन अर्निंग कम होगी या ज्यादा होगी? क्रेडिट में डेबिट क्या होता है? लेस। और ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये वाला आंसर यहां पर स्टार्ट में ही इफेक्ट आप देंगे -600 +75 +75, लेकिन सारा सवाल करने के बाद क्योंकि लाइन आइटम आपने रखी होगी। ये अब आपका इफेक्ट आ जाएगा, रिटेन अर्निंग में हिट करेगा और फिर आप एक लाइन लगा के दोबारा से बैलेंस निकालेंगे और उसके साथ लिखेंगे रीस्टेटेड। नहीं लिखते तो एग्जामिनर बुरा मनाता है और बुरा मनाए तो वो मार्क्स नहीं दे। उसके बाद ये वाला जो प्रॉफिट है ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करेगा। आपने लास्ट ईयर का प्रॉफिट यहाँ कहीं पे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ने लिखा होना था। ये यहाँ पर 2022 का प्रॉफिट, ये 2022 का प्रॉफिट लिखा जो भी पुराना गिवन किया हुआ क्वेश्चन में 470 कहीं पे लिखा हुआ गिवन किया होगा। 477 किधर गया? ये 477 और 321 का प्रॉफिट दिया। तो ये आपने यहां पर आए 470 में 75 की क्या कर दी? एडजस्टमेंट। अगले साल का प्रॉफिट था 300 कितना? 2023, 22 और 21।
575, कतीब फर्क की हुई है। तो गौर से पढ़ना है, 23, 22 और 21। 21 का प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन कौन सा प्रॉफिट, करंट ईयर और लास्ट ईयर का प्रॉफिट। तो 575 के अंदर भी 75 की एडजस्टमेंट होगी, और एडजस्टमेंट कौन से वाली होगी, ये वाली। ये 575 के अंदर 75 की एडजस्टमेंट प्रॉफिट बढ़ गया। बाकी और भी एडजस्टमेंट आ रही होंगी ना कोई, तो एक कहानी तो नहीं है ना। अच्छा, क्या एसेट खरीदा, एसेट खरीदा, उसको तो नोटिस किया होगा। ले जी, बीएल हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द रीवैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम 1 जनवरी 23। 1 जनवरी 23 हमारा साल है गालिबन। फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हाउएवर दिस चेंज हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके जितना भी इफेक्ट आने हैं वो करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, जो बाकी की एडजस्टमेंट। जो लैंड है 1000 1 जनवरी 23 पर से 1250 पर जाएगी, क्या अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में 250 आएगा? जुबानी कलामी भी आ रहा है, 250 अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का हिस्सा बने। कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं। ऑफिस बिल्डिंग 750 कैरिंग अमाउंट से 1200 पे जा रही है, कितना अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आएगा? 250 यहां पर, 450 शायद यहां पर, ये दोनों अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जा रहे हैं, ओसीआई में। दोनों को इकट्ठा करेंगे, ऐसे ही वर्किंग करके अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएंगे, और 2023 के अंदर ओसीआई के अंदर 250 और 450 ये लिखा गया जनाब। तीसरी एंट्री जो है वो लॉस की है। एसेट डाउनवर्ड गया, मींस जब एसेट डाउनवर्ड जाता है तो सीधा सीधा सा पुराना सरप्लस अगर नहीं हो तो प्रॉफिट एंड लॉस हिट होता है। तो मींस प्रॉफिट एंड लॉस कितने के साथ हिट होगा, 450 के साथ। और 450 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा और एसेट पीपीई क्रेडिट होगा। तो जो लॉस डेबिट होना है तो वो लास्ट ईयर, ये करंट ईयर के लॉस को एडजस्ट करेगा, लॉस को कम कर दिया 450। तो आधे से ज्यादा एंटीज तो बगैर वर्किंग के जुबानी होती हैं। हम लाजमी तौर पर स्टिक किए होते हैं, नहीं हमने तो पता नहीं कौन कौन सी एंटीज बनाकर ही छोड़नी, वर्किंग बनाकर ही छोड़नी। ऑन 1 नवंबर 23 बीएल सोल्ड 40% ऑफ लैंड। ठीक है जी, 40% लैंड जब बेच देंगे तो क्या रिवेन्यू सरप्लस भी खत्म होगा कि नहीं होगा, बोलें। 40% जब लैंड बेच देंगे तो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन की, इंक्रीमेंटल डेफिशिएंसी की भी वही एंट्री होती है और डिस्पोजल की भी वही एंट्री होती है। रिटेन अर्निंग डेबिट और सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो सरप्लस आया कितना था, 250 का 40% क्या करो, ट्रांसफर कर दो, तो बन जाएगा गालबन। तो की एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कहानी खत्म। ठीक तो नहीं है ना। तो ये वाली एंट्री सोचनी है कि लिखा क्या हुआ है, ये 100 की ट्रांसफर हो रही है जी। और बाकी की कोई एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री, कोई एक आधी एंट्री बच्चों अगर मिस भी हो जाए ना पेपर में, और आपका मेजर पेपर सॉल्व हो जाए, तो अगले सवाल पे मूव कर जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि आपको दूसरे सवाल आते ही ना हो। अगर आपको दूसरे सवाल आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक टाइम लिमिट रखनी चाहिए। बस उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो कहानी क्लोज करो, अगले सवाल पे मूव करो। इसमें से मजीद मेहनत करके 1 मार्क्स हासिल होना। जी बेटा, हाँ ऑब्वियसली, पुराना रिवैल्यूएशन सरप्लस कोई पड़ा होता तो पहले उसको खत्म करना था, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाना था। मीन्स अगर मुझे पहले से बताया होता कि फैक्ट्री बिल्डिंग पहले भी क्या हुई थी, रिवैल्यू हुई थी और इसका सरप्लस इतना आया था 2 साल पहले, तो 2 साल पहले से एक वर्किंग बनाओ और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल कर आज की वैल्यू पर पहुंचो जिस तारीख पर रिवैल्यू हुआ है, और फिर उसको एडजस्ट करो।
फिर तो वर्किंग बनानी पड़ेगी। वर्किंग मैंने आपके लिए तो बनाई हुई है, ये बनाई हुई है वर्किंग। लेकिन कुछ काम जुबानी भी तो करना होता है, जुबानी सिखा रहा हूँ। वर्किंग्स बनी हुई हैं। ये लॉस गया 550 पे आया, वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वैल्यू जानी है, बस जानी है, जुबानी जाती है तो फिर क्यों बनानी है वर्किंग। यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है मैंने, these workings are not needed as WDB as well as real amount was given. Question could easily be dealt with journal entries. जुबानी जर्नल एंट्री से ये सॉल्व हो सकता था। फिर इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग बनाकर टाइम वेस्ट करना ही है ना, और क्या करना हम। ये देखना होता है वर्किंग की जरूरत है नहीं है, जस्ट जजमेंट करनी होती है और ऐसे फैसला करना होता है। मीन्स वर्किंग कर भी रहे होते तो ज्यादा टाइम नहीं लगना था, स्पीडीली काम है। आपने कौन सा ये पूरी वैल्यू लिखनी है, WDV लिखना है आपने, रिवैल्यूड अमाउंट के लिए RA लिखना है, रिवेज सरप्लस के लिए RS लिखना है, कहानी को क्लोज करना है। किसके वर्किंग के मार्क्स हो सकते हैं प्रोवाइडेड, अब या तो ऊपर काम ना हो रहा हो, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, जो सा काम मैंने यहां पर लिखा है वही काम आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये यहां पर लिख दिया हुआ। ये देखें, ये 250 अरब 40% वर्किंग लिख दी हुई है। वही जो की है वर्किंग, उसी से ही रिलेट कर दिया हुआ, रिलेट किया हुआ। ये नहीं है कि की नहीं है वर्किंग, मोर देन एनफ है इतनी वर्किंग। एंट्री लिख दें, पीपी डेबिट इन सरप्लस क्रेडिट, कहानी खत्म, क्लोज। एंट्री के जरिए काम हो सकता है। तो ये कहानी है, ये काम है, ये तरीकाकार है आपका सवाल करने का। चेंज इक्विटी आ जाए, भले एरर आ रहे थे, पहले क्या करना है, शेयर्स वगैरह को डील करके, बाद में एरर को डील करना है, वो प्रॉफिट पे इफेक्ट कर रहा है। उनमें से 3 एडजस्टमेंट से हो गई हैं, एक रह भी गई है तो क्या हो जाएगा। अगर आपके 10 मार्क्स में से 9.5 आ चुके हुए हैं तो इट मीन्स मोर देन एनफ काम हो चुका हुआ, अनलेस एंड अनटिल कि आपने मेरिट सर्टिफिकेट। और मेरा ख्याल है 99.9999% स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिन्होंने पहले से इरादा किया हुआ कि बस पास करना है, मेरिट सर्टिफिकेट नहीं। तो मैं उनके लिए डील कर रहा हूँ, जो मेरिट सर्टिफिकेट लेने वाले हैं वो तो पता नहीं कहाँ पर पहुंचे होंगे मेहनत के अंदर, वो तो पता नहीं कौन सी जगह पर कौन से लेवल पर होंगे। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार होगा बच्चों आपका काम करने का। मजीद सवाल के अंदर आपने वर्किंग देखनी हो तो आप देख सकते हैं, मैंने कर कर दिखा दिया। टाइम इतना नहीं है कि मैं हर सवाल को बहुत डिटेल में जाकर डील कर रहा हूँ, शुरू कर दूँ। ठीक है जी। सवाल तो मेरे पास इतने हैं कि कोई हद नहीं।